गुड आफ्टरनून टू ऑल माय स्टूडेंट्स। श्री अग्रसेन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में आपका स्वागत है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि एग्रेसन आईटीआई में एडमिशन चालू हो चुके हैं। यदि आप किसी को भी एडमिशन लेना हो तो आप बिल्कुल ले सकते हैं, और इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। मैंने जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी गई है उसे ओपन करके अपना जो इन्फॉर्मेशन है उसमें फिलअप कर दीजिए और सबमिट कर दीजिए। इसके द्वारा आप का जो एडमिशन है वह श्री अग्रसेन महाराज आईटीआई में कंफर्म हो जाएगा। ठीक है। और अब आते हैं हम अपने टॉपिक की ओर पर। जब कल हम लोगों ने देखा था कि सिंक्रोनस मोटर किस गति पर कार्य करती है, उसका स्टेटर कैसे बना होता है, उसका रोटर कैसे बना होता है। रोटर में पहला प्रकार हम लोगों ने देख लिया था सैलिएंट पोल। आज हम देखते हैं दूसरा प्रकार, उसका नॉन सैलिएंट पोल रोटर। और नॉन सैलिएंट पोल रोटर का अभी अभी चित्र देख रहे हैं जो इस तरीके से बनाया जाता है। ठीक है। इसे कम पोल के लिए बनाया जाता है, और इसके जो पोल होते हैं उसके जस्ट बाजू में ये कंडक्टर यानी चालक भरा जाता है, चालक रखा जाता है ना। इस पर फील्ड वाइंडिंग की जाती है ना, और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, फील्ड पोल कहा जाता है। ठीक है। इसको रोटर पोल भी कहा जा सकता है। ठीक है। दूसरी चीज़, और इसमें जो पोल होते हैं वह अक्ष से ज़्यादा बाहर निकले नहीं होते हैं। ठीक है। इसमें जो है वह पोल बिल्कुल रोटर के जब पास में होते हैं। आप लोगों ने कल देखा था कि जो नॉन सैलिएंट पोल रोटर थे उसमें जो आपके पोल थे वो काफ़ी बाहर टाइप से निकले हुए थे। यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। और उस समय दूसरी चीज़ ये होती है कि उसमें पोल की संख्या ज़्यादा होती है। उसमें यानी बाहर की और जब निकले होते हैं तो पोल की संख्या ज़्यादा होती है। जैसे ये आप देख रहे हैं इस तरीके का, तो ये अक्ष से ज़्यादा बाहर निकला हुआ होता है और इसमें काफ़ी सारे पोल रख सकते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ पर हम लोग नहीं रखते क्योंकि इसकी स्पीड जो होती है वो नॉन साइलेंट पोल रोटर की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। ठीक है। इसे हम 3000 आरपीएम के लिए भी बना सकते हैं। ठीक है। तो इसमें पोल की संख्या जो है 2 या 4 हम रख सकते हैं जो ज़्यादा स्पीड के लिए होती है। दूसरी चीज़ ये होती है कि इसमें अक्ष की जो लंबाई होती है वह कम तो और व्यास क्या होता है, ज़्यादा होता है। अक्ष की लंबाई क्या होगी इसमें कम होगी, तथा व्यास क्या होता है इसमें ज़्यादा होता है। ठीक है। तो ये अधिक स्पीड के लिए बनाएगी, इतनी ही इसमें थी। और बेसिकली जो सैलिएंट सिंक्रोनस मोटर होता है उसमें हम लोग नॉन सैलिएंट पोल रोटर का ही उपयोग हम अधिकतम करते हैं। ठीक है। तो ये रोटर के बारे में था। इसमें सिर्फ ये चीज़ें याद रखिएगा कि इसमें आपका अक्ष जो होता है वह कम होता है, व्यास क्या होता है, ज़्यादा होता है। दूसरी चीज़, अधिक स्पीड के लिए अगर हमको बनाना है कोई रोटर तो वो हम उसके लिए नॉन सैलिएंट पोल रोटर ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि इसकी स्पीड अधिक होती है और ये चलते वक्त वाइब्रेशन नहीं करता है, यानी इससे साउंड क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है। तो इतनी चीज़ थी हमारे नॉन सैलिएंट रोटर में। इसके बाद हम आते हैं सिंक्रोनस मोटर के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि सिंक्रोनस मोटर हमेशा तुल्यकालिक गति पर चलती है, और ये तुल्यकालिक गति निर्धारित करते हैं हम लोग एन एस इज इक्वल टू 120/F/P। जो मैंने आपको कल बताया था, एन एस इज इक्वल टू 120F/P। इसके इसी स्पीड पर वह चलेगी, इससे कम स्पीड पर क्या हो जाती है, वो बंद हो जाती है। ठीक है। दूसरी चीज़, इसमें स्लिप का मान जो होता है, स्लिप पे आप देखते हैं कि स्लिप क्या चीज़ होती है, तो वह रोटर स्पीड और आपके सिंक्रोनस स्पीड के मध्य का क्या होता है, अंतर होता है। एस इज इक्वल टू एन एस माइनस एन आर, है ना। तो ये सिंक्रोनस स्पीड हो गई, ये रोटर स्पीड हो गई, इन दोनों का अंतर होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, स्लिप कहते हैं। ठीक है। तो यह स्लिप का मान यहाँ पर क्या होता है, सिंक्रोनस मोटर में 0 होता है, क्योंकि ये दोनों कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाते हैं, है ना। तो हमेशा याद रखिएगा कि सिंक्रोनस मोटर में जो सिंक्रोनस स्पीड होती है और जो रोटर स्पीड होती है वह हमेशा बराबर होती है। इसके कारण आपका स्लिप क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है। अब 0 हो जाता है तो जिसमें इसमें स्टार्टिंग टॉर्क भी 0 हो जाता है। तो इसका स्टार्टिंग टॉर्क पूछा जाता है कि स्टार्टिंग में टॉर्क कितना होता है, तो स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है वह भी आपका 0 हो जाता है। ठीक है। टी एस मतलब सॉरी, जो इसका सिंबल है वो कुछ इस तरह से रहता है, तो टी एस टी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है। ये चीज़ हो गई, स्लिप 0 हो गया, स्टार्टिंग टॉर्क क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है। और दूसरी चीज़, इसके बाद यह जो सिंक्रोनस मोटर होती है, सिंक्रोनस मोटर हमेशा लीडिंग, लैगिंग और यूनिटी पावर फैक्टर तीनों पर ही कार्य करती है। ठीक है। ये ऐसी मोटर होती है जो
हम लीडिंग पावर फैक्टर पे भी कार्य कर सकते हैं, लैगिंग पावर फैक्टर पे भी कार्य करा सकते हैं और यूनिटी पावर फैक्टर पे भी कार्य करा सकते हैं। क्योंकि हम इसको अब क्या करते हैं, बाहर से एक्साइटेशन देते हैं, एक्साइटेशन को चेंज करेंगे तो उसका पावर फैक्टर भी क्या होते जाता है, चेंज होते जाता है। ठीक है। अब ओवर एक्साइटेशन में क्या होता है, हमेशा याद रखिएगा कि ओवर एक्साइटेशन है। ओवर एक्साइटेशन मतलब एक्साइटेशन दे रहे हैं हम बाहर से, एक्साइटेशन दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं हम लोग, रोटर को दे रहे हैं। ठीक है। तो जो एक्साइटेशन होता है उसको अगर हम बढ़ा दें तो उसे हम ओवर एक्साइटेशन कहते हैं। ठीक है। ओवर एक्साइटेशन में हमेशा सिंक्रोनस मोटर जो होती है वो लीडिंग पावर फैक्टर पर कार्य करती है। ठीक है। वो हमेशा काय पे काम करेगी, लीडिंग पावर फैक्टर पे, कब, जब वो ओवर एक्साइटेशन होता है। ठीक है। तो इस टाइम पे लीडिंग पावर फैक्टर पे जब वो कार्य करती है तो हम इसे सिंक्रोनस कंडेंसर कहते हैं। इस मोटर को फिर क्या कहते हैं हम लोग, सिंक्रोनस कंडेंसर। ठीक है। तो हम इस टाइम पर उसे क्या कहते हैं, सिंक्रोनस कंडेंसर कहते हैं। कब, जब वह क्या होगा, ओवर एक्साइटेशन में होगा, है ना। ओवर एक्साइटेशन में हमेशा सिंक्रोनस मोटर लीडिंग पावर फैक्टर पे कार्य करेगी और इसे हम सिंक्रोनस कंडेंसर कहेंगे। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरी चीज़ और कि इसका स्पीड रेगुलेशन, स्पीड रेगुलेशन का अर्थ होता है जो चेंज स्पीड में होती है, तो हम इसकी स्पीड चेंज कर नहीं रहे तो इसका स्पीड रेगुलेशन जो होता है वो अभी क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है। हमेशा याद रखिएगा कि स्पीड रेगुलेशन कैसी होती है, इसमें शून्य होती है। ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि सिंक्रोनस मोटर को हमेशा 1500 आरपीएम के लिए ही बनाया जाता है, मतलब 1500 आरपीएम या उससे कम स्पीड के लिए बनाया जाएगा, उससे अधिक स्पीड के लिए उसे बनाया नहीं जाता है। ठीक है। और इसकी जो अधिकतम क्षमता होती है वह 150 किलोवाट से लेकर के 15 मेगावाट तक की होती है। ठीक है। जो उसकी क्षमता होती है बनाने की वह 150 किलोवाट से लेकर के 15 मेगावाट तक इसे बनाया जाता है। इससे ज़्यादा की यह मोटर बनाई नहीं जाती। इसकी स्पीड हमेशा 1500 आरपीएम अधिकतम होती है और इससे फिर क्या हो जाती है, हमेशा कम, यानी इसके बराबर की स्पीड होगी या इससे कम स्पीड के लिए बनाया जाता है। मतलब अगर 1500 आरपीएम के लिए बना रहे हैं तो पोल की संख्या अधिक मतलब हम कम से कम 4 रख सकते हैं, उससे नीचे हम रखेंगे नहीं। पोल की संख्या अधिक मतलब कम से कम 4 होगी और फिर हम उसको बढ़ाएंगे तो स्पीड क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, है ना। पोल की संख्या अगर हम बढ़ाते जाएंगे तो स्पीड क्या होती जाएगी, कम होते जाएगी। ठीक है। तो अधिक स्पीड के लिए इसे बनाया नहीं जाता है। ठीक है। इतनी चीज़ें थी हम लोगों ने, ये जो पॉइंट्स थे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आते हैं हम लोग उसकी वर्किंग की तरफ में। ठीक है। तो ये जो आप चित्र देख रहे हैं इस समय मैंने आपको कुछ चीज़ें दिखाई गई, दर्शाई है। एक मिनट। ठीक है। ये देखिए, इसमें जैसे आप रोटर का भाग हो गया, ये एयर गैप हो गया। ठीक है। और ये, ठीक है, ये एयर गैप हो गया, ये स्टेटर हो गया। ठीक है। अब देखिए, मैं बाहर से, अब मोटर है, मोटर को मैं हमेशा क्या करता हूँ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता हूँ, चाहे वो डीसी के रूप में हो या एसी के रूप में हो। ठीक है। परंतु यहाँ हम सिंक्रोनस मोटर का बात कर रहे हैं और सिंक्रोनस मोटर हमेशा एसी सप्लाई पर चलती है ना। तो हम इसे बाहर से 3 फेज एसी सप्लाई देते हैं। एसी सप्लाई देने एक बार क्या होता है, इसका रिजल्टेंट फ्लक्स जो होता है वह एयर गैप में घूमता है। ठीक है। जब मैं एयर गैप में घूमता है और अगर मैं इसको यहाँ से कोई सप्लाई ना दूँ, मतलब किसी भी प्रकार का सप्लाई नहीं देता हूँ और ना मैं किसी प्रकार से शॉर्ट करता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, जब ये फ्लक्स इसके साथ लिंक करेगा तो इसमें ये घूम नहीं रहा, जिसके कारण इस फ्लक्स को वह कट नहीं कर पा रहा, तो और ना ही इसकी कोई सर्किट परिपथ क्या हो रही है, कंप्लीट हो रही है। सर्किट परिपथ कंप्लीट हो रही है क्या, नहीं। तो इसमें जब सर्किट कंप्लीट नहीं होता है तो किसी भी प्रकार की धारा जो है वह रोटर में नहीं घूमती है। ठीक है। किसी भी प्रकार की धारा नहीं घूमती है तो जिसके कारण हमारा रोटर क्या हो रहता है, स्थिर रहता है। ठीक है, स्थिर रहता है। इसके बाद अब क्या कर सकता हूँ मैं, इसमें
एसी सप्लाई देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या करता हूँ मैं, एसी सप्लाई देता हूँ, वो भी सिंगल फेज की, ठीक है। तो सिंगल फेज की एसी सप्लाई देने के बाद में क्या होगा कि इसमें अब एक एक्साइटेशन आ गया जो कि एसी का था, है ना। अभी रिजल्टेंट फ्लक्स घूम रहा है, ठीक है। अब एसी सप्लाई देने के बाद क्या होगा कि ये दो इसमें चेंज हो जाएगा, या तो फिर ये एन पोल बनेगा या तो एस पोल बनेगा, और वो हमेशा अक्स के साथ में, जैसे ये सिंगल फेज है, सॉरी ना, ठीक है। तो जब इस पोल के बारे में अगर हम बात करें तो जब पॉजिटिव हाफ साइकिल में रहेगा तो वो एन बनेगा, जब वो नेगेटिव हाफ साइकिल में आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, एस बन जाएगा। मतलब पोल क्या होते जा रहे हैं, चेंज होते जा रहे हैं। अब पोल चेंज होने के कारण क्या होता है, रोटर एक ही अक्ष के दोनों तरफ क्या हो जाता है, दोलन कर देता है, पर घूमता नहीं है। हमिंग साउंड के साथ वो एक ही जगह पर स्थिर रहता है और घूमता नहीं है, जिसके कारण ये क्या रहता है कि इसे हम जो एक्साइटेशन देते हैं वह एसी नहीं देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा रोटर घूमता नहीं। एसी सप्लाई, एसी एक्साइटेशन देने पर हमारा रोटर घूमता नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, उसे डीसी सप्लाई देते हैं। यानी जो हमारा रोटर होता है उसे हमें फिक्स्ड पोल बनाना होता है, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा कि रोटर को हमें फिक्स्ड पोल बनाना है, ठीक है। तो फिक्स्ड पोल बनाना है, तो फिक्स्ड पोल बनाने के लिए हमें क्या देना पड़ेगा, उसे डीसी सप्लाई ही देना पड़ेगा, ठीक है। तो हमेशा हम रोटर को डीसी सप्लाई देते हैं और इसे ही डीसी एक्साइटेशन कहा जाता है, ठीक है। तो डीसी एक्साइटेशन देने पर क्या होता है, उसके फिक्स्ड पोल बनते हैं। अब ये फिक्स्ड पोल बनने के कारण क्या होगा कि अब जिस तरह अब रोटर का फ्लक्स, मतलब सॉरी स्टेटर का फ्लक्स घूम रहा है, रिजल्टेंट फ्लक्स घूम रहा है हमारा फाई आर, उसी की तरफ ये क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। अट्रैक्ट होने के बाद क्या होता है, जो आपका जितना, जैसे ये एन पोल हो गया आपका रिजल्टेंट फ्लक्स का, ठीक है, और ये आपका हो गया रोटर का एस पोल, ठीक है। तो रोटर का एस पोल और ये क्या हो जाएंगे, फिक्स्ड हो जाएंगे। इसे कहते हैं मैग्नेटिक लॉकिंग, ठीक है। तो ये जो फ्लक्स अब जो निर्माण हो रहा है फाई आर, ये हमारा रिजल्टेंट फ्लक्स है, उसमें भी एक पोल जनरेट होता है जो एन या एस जो भी हो, है ना, ये मान करके चलते हैं। और इसके अपोजिट साइड में जो रोटर का पोल होता है, आरपी यानी रोटर पोल, एस पोल, ये दोनों क्या हो जाते हैं, एक दूसरे को मैग्नेटिकली लॉक कर लेते हैं। और मैग्नेटिक लॉक्ड होने के बाद में यह जितने स्पीड से फाई आर घूम रहा है उतनी स्पीड से आपका क्या होता है, रोटर घूमने लगता है, ठीक है। तो जब फाई आर को ही तो हम सिंक्रोनस स्पीड पर घुमाते हैं, है ना, इसे ही सिंक्रोनस स्पीड कहा जाता है। तो जो इतनी स्पीड में, जितनी स्पीड में हमारा फाई आर घूम रहा है उतनी स्पीड में अगर हमारा रोटर घूम रहा है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, तुल्यकालिक गति, है ना, या सिंक्रोनस स्पीड। ठीक है, इतना चीज क्लियर हो गया कि कैसे घूम रहा है ना। अब आप बोलोगे कि हम जो मैग्नेटिक लॉकिंग करवा रहे हैं, है ना, तो वो स्टेटर पोल और रोटर पोल के बीच करवा रहे हैं, नहीं। स्टेटर पोल के साथ अगर मैग्नेटिक लॉक हो गया रोटर का पोल, तो वो क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, वो घूमेगा नहीं, क्योंकि स्टेटर कभी घूमता है क्या, स्टेटर कभी नहीं घूमता, ठीक है। हमें मैग्नेटिक लॉकिंग करवानी है, पर किसके साथ में, ये रिजल्टेंट फ्लक्स के साथ में करवानी है, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा, जो रिजल्टेंट फ्लक्स से, जो एयर गैप में जो फ्लक्स घूम रहा है फाई आर, उसके साथ हमको रोटर पोल को मैग्नेटिक लॉक करना है, ना कि स्टेटर पे उपलब्ध जो पोल है उसके साथ में, ठीक है। ये चीज़ें हमेशा याद रखिएगा, नहीं तो आप बोलोगे कि मैग्नेटिक लॉकिंग करवानी है तो इसका मतलब ये कि रोटर का पोल स्टेटर के पोल के साथ में मैग्नेटिक लॉक हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके जो
अंदरूनी पार्ट्स होते हैं, है ना। इसमें क्या चीज़ें परिवर्तन होती है इसको हमको आज देखना है। ठीक है, तो अब हम जो सप्लाई देते हैं बाहर से, थ्री फेज सप्लाई देते हैं, तो जो वोल्टेज हम देते हैं उसे हम वीएस से दर्शाते हैं। वीएस का मतलब होता है सप्लाई वोल्टेज। ठीक है, सप्लाई वोल्टेज देते हैं। ठीक, और डीसी एक्साइटेशन देने के बाद में भी इसका जो है वोल्टेज निर्माण होता है ना। अब वोल्टेज निर्माण हो रहा है तो ये आपका किधर चल रहा है, अपोजिट चल रहा है। आप इधर से भी वोल्टेज दे रहे हो और इधर से भी रिवर्स में वोल्टेज दे रहे हो, तो यहाँ पर क्या निर्माण होता है, आपका बैक ईएमएफ निर्माण होता है। और ये बैक ईएमएफ किसके कारण हो रहा है, डीसी एक्साइटेशन के कारण। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा कि आपका जो बैक ईएमएफ है, जो आप अपोजिट चला रहे हो, मतलब अपोजिट साइड से यानी एक्साइटेशन से जो वोल्टेज दे रहे हो, तो उसे हम बैक ईएमएफ कहते हैं। और बैक ईएमएफ हमेशा डीसी एक्साइटेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी जितना आप डीसी एक्साइटेशन बढ़ाओगे उतना ही आपका बैक ईएमएफ क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, अब बैक ईएमएफ है जिसके कारण हमारा रोटर तो घूमने लगता है, जैसे आप लोगों ने डीसी मोटर में भी देखा था कि वहाँ पर भी बैक ईएमएफ जनरेट हो रहा था, है ना। और हम इसी के कारण, बैक ईएमएफ के कारण ही जो अल्टरनेटर है, अल्टरनेटर में जनरेशन कर रहे थे। ठीक है, ये क्योंकि हम वहाँ डीसी एक्साइटेशन इसको देते हैं, इसको देते नहीं हैं, और इसको नहीं देते हैं, तो यहाँ से क्या होता है, वो फ्लक्स जनरेट करता है। और फ्लक्स जनरेट करता है जो स्टेटर पे रखी हुई आर्मेचर वाइंडिंग होती है अल्टरनेटर में, वो उसको क्या करती है, कट करती है, जिसके कारण हमारा ये जो बैक ईएमएफ होता है, जिसके कारण वहाँ क्या होता है, हमारा जनरेशन होने लगता है, जैसे हम ईजी के द्वारा दर्शाते हैं। ईजी के द्वारा दर्शाते हैं, ये जनरेटिंग वोल्टेज होता है और ये अल्टरनेटर में होता है। ठीक है, एजी हमारा कहाँ पर जनरेट होता है, अल्टरनेटर में। उसी के जैसा हमारा बैक ईएमएफ कहाँ जनरेट होता है, आपका सिंक्रोनस मोटर में। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई। तो ईबी हमेशा क्या होता है, डीसी एक्साइटेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरी चीज, ये हमेशा सप्लाई वोल्टेज के अपोजिट होता है। वीएस जहाँ चल रहा है उसके अपोजिट में क्या चलेगा, बैक ईएमएफ चलेगा। ठीक है, बैक ईएमएफ हमेशा अपोजिट होता है सप्लाई वोल्टेज के। ठीक है, अब बैक ईएमएफ के कारण, यानी हम डीसी एक्साइटेशन के कारण ही इस बैक ईएमएफ का निर्माण करते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं। तो आर्मेचर, जैसे अब इस सप्लाई वोल्टेज के कारण अब स्टेटर में एक वाइंडिंग रखी हुई है, तो उसे हम आर्मेचर वाइंडिंग कहते हैं। तो जो उसमें करंट धारा प्रवाहित हो रही है उसे हम आई ए से दर्शाते हैं, और ये होता है हमारा आर्मेचर करंट। दूसरा होता है कि हम लोगों ने रोटर पे भी वाइंडिंग की होती है, तो रोटर पे भी क्या होगा, हमारा करंट यानी धारा प्रवाहित होगी, धारा प्रवाहित होगी, जिसके कारण उसमें जो फील्ड करंट बहती है उसे हम आई एफ से दर्शाते हैं। और ई आर क्या होता है, रिजल्टेंट वोल्टेज। अब दोनों की वोल्टेज के मध्य का जो अंतर होता है, ई आर क्या होगा, यानी रिजल्टेंट जो वोल्टेज होगा वो वी एस माइनस ई बी होगा। यह हमेशा ध्यान रखिए कि रिजल्टेंट वोल्टेज अगर ज्ञात करना है आपको सिंक्रोनस मोटर का, तो ई आर क्या होगा, हमेशा वी एस यानी सप्लाई वोल्टेज दिया गया, और ई बी बैक ई एम एफ, दोनों के बीच का क्या होगा, अंतर होगा। ठीक है, तथा आर्मेचर धारा जो होगी, आर्मेचर धारा वो होगा वी एस माइनस ई बी अपॉन जेड एस। ठीक है, जो आर्मेचर में जो धारा निर्माण हो रही है वह धारा किस पर डिपेंड करती है, आपके बैक ईएमएफ पे भी डिपेंड करती है ना। क्योंकि बैक ईएमएफ अगर बढ़ेगा तो सप्लाई वोल्टेज क्या होने लग जाता है, कम होने लगता है, जिसके कारण धारा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। आर्मेचर धारा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जेड एस यानी आपको पता है कि इसे क्या कहते हैं, इम्पीडेंस कहते हैं। इम्पीडेंस रिएक्टेंस, है ना। ठीक है, अब इम्पीडेंस रिएक्टेंस का मतलब होता है कि जो टोटल आपके वाइंडिंग में उपलब्ध रिएक्टेंस है उसका योग,
है ना, क्योंकि जेड क्या हो जाता है, जेड इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। तो ये इम्पीडेंस, ये क्या हो, सॉरी, ये इम्पीडेंस हो गया, ये प्रतिरोध हो गया, ये रिएक्टेंस हो गया, ठीक है, इन दोनों का क्या हो गया, योग हो गया, ठीक है। तो अब जो आपके वाइंडिंग में है प्रतिरोध भी है और क्या बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस भी है, कॉयल निर्माण करते हैं हम लोग, कॉयल निर्माण करते हैं, जैसे ये कॉयल है तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं इंडक्टेंस। और इसके द्वारा जो आपका प्रतिरोध निर्माण होता है उसे हम इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं, ठीक है। तो ये इस इंडक्टिव रिएक्टेंस के कारण जो टोटल हो जाता है वो जेड एस हो जाता है ना। तो ये याद रखिए कि सबसे पहले जो चीज़ है आपका रिजल्टेंट वोल्टेज जो होता है वी एस माइनस ई पी होता है, ठीक। उसके बाद में जो आपका आर्मेचर करंट हो गया वो वी एस माइनस ई बी अपॉन जेड एस हो गया, है ना। ये फॉर्मूले आप याद रखिए, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग उसके एक्साइटेशन के ऊपर। एक्साइटेशन इसे बोलते हैं, हम पहला पॉइंट आते हैं नॉर्मल एक्साइटेशन। अंडर नो लोड कंडीशन, ठीक है। यानी हम लोग जो पहला एक्साइटेशन देखते हैं नॉर्मल एक्साइटेशन, यानी आपको सिर्फ मोटर को स्टार्ट करना है, इतना ही आपको एक्साइटेशन देना है, वो भी नो लोड कंडीशन पर, यानी उसमें कोई किसी प्रकार का लोड हमको लगाना नहीं है ना। यांत्रिक रूप से हम लोड लगाते हैं लेकिन यहाँ पर हमको लोड नहीं लगाना है, ठीक है। तो जब ऐसा होता है, जब हम किसी प्रकार का लोड नहीं लगाते तो उसमें धारा प्रवाहित होती है क्या, नहीं। इस कंडीशन को क्या कहा जाता है, आदर्श कंडीशन कहा जाता है, आदर्श स्थिति भी कहा जाता है, ठीक है, आइडियल कंडीशन, ठीक है, आइडियल कंडीशन। अब आइडियल कंडीशन यानी जो हम सोचते हैं, थिंक करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ अलग होता है, लेकिन हम सिर्फ अभी क्या कर रहे हैं, इसको आइडियली सोच रहे हैं, आइडियल कंडीशन में मान रहे हैं। तो नॉर्मल एक्साइटेशन में क्या होता है, धारा किसी प्रकार से प्रवाहित नहीं होती है, क्या हो जाएगी, वो धारा शून्य हो जाएगी, ठीक है। धारा को प्रवाहित नहीं होगी, क्योंकि अगर हम किसी प्रकार के मोटर में लोड नहीं लगाते हैं तो धारा प्रवाहित होती है क्या, नहीं होती है। तो धारा के कारण जो इसके जो हानियां होंगी, हानियां जितनी भी हानियां होंगी, जैसे आयरन लॉसेस, फ्रिक्शन लॉसेस, है ना, ये क्या हो जाएगी, सबकी सब शून्य हो जाएगी। जैसे इसमें आ जाता है कॉपर लॉस शून्य, दूसरा आ जाता है आपका आयरन लॉस, वो भी क्या हो जाएगा, शून्य। और जो भी फ्रिक्शन लॉसेस वगैरह सब आइडियल कंडीशन में क्या हो जाते हैं, शून्य हो जाते हैं, ठीक है। तो आइडियल कंडीशन में जब ये शून्य हो जाते हैं तो देखिए ये चीज़ें समझ गई, आइडियल कंडीशन में धारा आपकी क्या हो गई, शून्य हो गई, हानियाँ क्या हो गई, शून्य हो गई। तो आपका जो उस स्थिति में होता है, उस स्थिति में जो आपका स्टेटर, जो स्टेट यानी रिजल्टेंट फ्लक्स हो गया, सॉरी, रिजल्टेंट फ्लक्स हो गया, है ना, वो मैग्नेटिकल लॉक्ड हो जाता है आपके रोटर पोल के साथ में, ठीक है। मैग्नेटिक लॉक्ड, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, आपका जो रोटर है वो फुल स्पीड में घूम रहा है, आपका रोटर क्या हो रहा है, बिल्कुल फुल स्पीड में घूम रहा है, जितनी स्पीड आप उसको दे रहे हो, ठीक है। तो इसमें जो वेक्टर डायग्राम तैयार होती है, अब वेक्टर डायग्राम हमको देखना आवश्यक होता है कि किस कंडीशन में कहाँ पर कैसे निर्माण होती है। तो ठीक है, तो वेक्टर डायग्राम देख रहे थे हम लोग,
वो थोड़ा सा एक्चुअली मोबाइल डिस्टर्ब हो गया था। तो वेक्टर डायग्राम देखना हमें आवश्यक होता है कि किस कंडीशन में कैसे वेक्टर डायग्राम का निर्माण होता है ना। तो देखिए कि यहाँ पर हम लोग जो वी एस दे रहे हैं वो एक अक्ष पर आ गया, ये आपका क्या हो गया, वी एस हो गया। ठीक है, अब वी एस, एक चीज याद रखिएगा, जो रिजल्टन मैंने आपको ई आर बताया था, ई आर इज इक्वल टू क्या बताया था, वी एस माइनस ई बी, है ना। ये मैंने बोला था कि वी एस और ई बी का जो अंतर होगा वह ई आर होगा, ई आर यानी रिजल्टन वोल्टेज होगा। लेकिन याद रखिए कि ये है सदिश, यानी जो इसका सदिश अंतर होता है वही आपका ई आर होगा। सदिश अंतर का अंतर होता है वेक्टर सम, और वेक्टर सम आप लोगों ने सब 10th तक के पढ़ा हुआ है कि कैसे वेक्टर सम किया जाता है। ठीक है, तो वेक्टर सम जो सदिश अंतर होता है, हमेशा याद रखिएगा कि आप बोलोगे कि नहीं तो अंतर बताया था, अंतर हो गया, सदिश अंतर होता है इसमें। ठीक है, तो सदिश अंतर होता है आपका रिजल्टन वोल्टेज। ठीक है, अब आपका ये अक्ष के एक अक्ष पर बन गया आपका वी एस। ठीक है, और अब आपको ई बी भी दिखाना है, तो ई बी हमेशा क्या चलता है, वी एस के अपोजिट चलता है। तो वो कैसे चलेगा, इस तरफ, है ना। ये इसका जो एक पॉइंट मान लिए, इसके अपोजिट चलेगा ई बी। ठीक है, और इन दोनों का जो रिजल्टन होगा क्या होगा, ई आर होगा। तो अब दोनों में से जब माइनस करेंगे तो किसी ना किसी एक अक्ष पर आ जाता है, तो इसे कहते हैं हम लोग ई आर। तो इस तरह का जो वेक्टर सम निकलता है, जो वेक्टर डायग्राम बनती है, तो ये हमेशा किस कंडीशन में बनेगी, नॉर्मल एक्साइटेशन अंडर नो लोड कंडीशन पे। ठीक है, किस कंडीशन पे बनेगी, अंडर नो लोड कंडीशन पर। ठीक है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का आपका लोड एंगल नहीं आ रहा है। ठीक है, और दूसरी चीज अब देखते हैं अंडर लोड कंडीशन, नॉर्मल एक्साइटेशन अंडर लोड कंडीशन, यानी हमको अब लोड लगाना है और वो भी सिंपल लोड लगाना है। ठीक है, हाँ, तो अंडर लोड कंडीशन में क्या होता है कि आपका जो इस टाइम पे हो मतलब लोड कंडीशन पर जब आपकी मोटर आती है, तो लोड कंडीशन पे जैसे ही आपकी मोटर आ गई तो उसमें क्या होने लगेगी, धारा प्रवाहित होने लगेगी, आई ए प्रवाहित होने लगेगी। ये जीरो के बराबर रहेगी क्या, नहीं, इसमें कुछ ना कुछ धारा प्रवाहित होंगी। इसमें क्या हो जाएगी, हानियां निर्माण हो जाएगी। हानियां जैसे कॉपर लॉसेस, आयरन लॉसेस, जो भी लॉसेस होंगे ये कभी भी जीरो के बराबर नहीं रहेगी। किस कंडीशन में रहेगी, ये लोड कंडीशन में रहेगी। अब लोड कंडीशन में आने के बाद क्या होता है कि आपका जो रोटर है, अब रोटर पे ही आप कोई भार दोगे, स्टेटर पे तो भार देने से रहे, तो जब आप रोटर पर भार देते हो तो ये जैसे रिजल्टेंट फ्लक्स हो गया आपका, और ये एन से मैंने दर्शा दिया, तो ये क्या होता है, पीछे आ जाता है। ठीक है, ठीक, यहाँ आप देख रहे हैं कि जहाँ ये जैसे रोटर का हो गया आपका एस पोल हो गया, और ये हो गया आपका रोटर पोल। ठीक है, दिख रहा होगा शायद आपको, है ना। तो एन और एस में देखिए यहाँ एक अंतर दिखाई दे रहा है, ये पीछे हट गया, तो ये जो एंगल निर्माण होता है इस पे बाहर आने के कारण ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा पीछे हो जाएगा, तो इसके बीच में एक एंगल बनने लगेगा। एक एंगल जो बनता है इसे हम अल्फा से दर्शाते हैं। ठीक है, इस जो एंगल निर्माण हो रहा है वो किसी से दर्शा रहे हैं हम लोग, अल्फा से दर्शाते हैं। ठीक है, जो कि किसका किसके बीच का एंगल होता है, रोटर के पोल के बीच और रिजल्टेंट पोल के मध्य जो एंगल बनता है उसे हम क्या कहते हैं, लोड एंगल कहते हैं। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए कि लोड एंगल को हम फाई से दर्शाते हैं, कहीं कहीं पर इसे लैम्डा द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, इसे हम लोड एंगल कहते हैं, और लोड एंगल हमेशा तैयार होता है रोटर पोल और रिजल्टन फ्लक्स के मध्य।
है ना। रिजल्टेंट फ्लक्स और रोटर पोल के मध्य जो एंगल निर्माण हो रहा है उसे हम लोड एंगल कहते हैं, और इसे हम फाई से या लैम्डा से दर्शाते हैं। ठीक है, अब ये जो दर्शा रहे हैं इसमें आते हैं हम लोग वेक्टर डायग्राम में। ठीक है, इतनी चीज समझ गई आपको कि लोड एंगल तैयार हो रहा है अब यहाँ पर लोड देने के बाद में, है ना। अब लोड पर जब आ जाती है मोटर तो आपका ये Vs हो गया जो एक दिशा में जा रहा था। ठीक है, पर जो आप अब जो आपका बैक ईएमएफ है वो क्या हो जाएगा, एक एंगल पर निर्माण होगा। ठीक है, एक एंगल पे निर्माण होगा। क्यों निर्माण होगा एक एंगल पर, क्योंकि उसके बीच में क्या हो गया है, लोड एंगल आ गया है ना। ये हो गया आपका लोड एंगल और ये हो गया आपका ईबी बैक ईएमएफ, जिसके कारण लोड एंगल आ गया, है ना। आपका बैक ईएमएफ बाद में निर्माण होगा, और इन दोनों का जो रिजल्टन होता है किसका, बैक ईएमएफ और वीएस का, ये आपका आ गया ईबी। ठीक है, और इसके अनुसार ये, ठीक है। तो यहाँ जहाँ ये पॉइंट मिलते हैं इसे हम किससे दर्शाते हैं, ई आर से दर्शाते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया ई आर रिजल्टन वोल्टेज। ठीक है, ये रिजल्टन वोल्टेज हो गया आर वी, ये सप्लाई वोल्टेज हो गया एस वी, ये बैक ईएमएफ हो गया या बैक वोल्टेज हो गया बी ई बी, है ना। तो ये हो गया उसका वेक्टर डायग्राम। ठीक है, जिसमें एक एंगल आ गया लोड एंगल। ठीक है, हमेशा याद रखिए ये लोड एंगल आ गया, और जो ए बी होता है उसके जस्ट अपोजिट चलता है आई ए आर्मेचर धारा। आर्मेचर धारा यहाँ क्या करेगी, सप्लाई वोल्टेज की लैग करेगी। क्यों, क्योंकि जब आपका बैक ईएमएफ निर्माण होता है तो वो क्या करता है, आपके धारा को जो आर्मेचर में बह रही है उसको क्या करने का काम करेगा, रोकने का काम करेगा। जैसे कि अब देख लो, अब ऊपर से क्या हो रही है, बारिश हो रही है, और आप यहाँ से नीचे से एक पाइप लेकर के खड़े हो, है ना, पाइप से भी बौछार करवा रहे हो। तो जब ऊपर की जो बौछारें हो रही है उसे आप क्या कर देते हो, धीरे कर देते हो, पर रोक देते हो क्या, नहीं रोक पाते। क्यों, क्योंकि वो आपसे ज़्यादा बड़ी हुई है ना। तो बस आप उसको क्या कर दे रहे हैं, धीरे कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर भी क्या हो जाती है, आर्मेचर धारा क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि आप रोटर की तरफ से भी उसे क्या कर रहे हो, फ्लक्स दे रहे हो, और वहाँ पर भी अपनी धारा क्या करवा रहे हो, निर्माण कर रहे हो। जैसे ये है ना, तो आर्मेचर धारा को क्या कर रहे हो, आप वीक कर रहे हो, लेकिन रोक पाते हो क्या आर्मेचर धारा को, नहीं। तो ये क्या रहती है, लगभग इसके अपोजिट साइड में चलती है ईबी के, और ये आ गया आर्मेचर धारा, और इन दोनों के बीच यानी वोल्टेज और करंट के बीच जो एंगल निर्माण होता है उसे हम फ्लक्स से दर्शाते हैं, है ना। ये फ्लक्स हो गया जिसे हम कॉस फाई कहते हैं, सॉरी, है ना। तो ये फाई हो गया, एंगल क्या हो गया, ये फाई एंगल, जो पावर फैक्टर एंगल होता है उसे हम कहते हैं फाई, है ना। और ये एंगल आ जाने के कारण हमारा कॉस फाई निर्माण होता है। ठीक है, तो नॉर्मल कंडीशन, अंडर नॉर्मल कंडीशन में है, नॉर्मल एक्साइटेशन में है और लोड पर है। तो अंडर लोड कंडीशन में क्या होता है, पावर फैक्टर एंगल निर्माण होता है, कॉस फाई निर्माण होता है। तो ये हो गया उसका वेक्टर डायग्राम। ठीक है, सिर्फ हम लोग नॉर्मल एक्साइटेशन पे देखें। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही देखते हैं। आप, आई होप आप सब लोगों को ये चीज़ें समझ गई होगी, है ना। और अगर नहीं समझती है तो आप मुझे कॉल कर लेना, मैं और शायद आप इसके बारे में थोड़ा समझा सकूँ आपको। ठीक है, वैसे तो मुझे लगता है कि आप लोगों को सभी समझ में आ गया होगा, है ना। कुछ चीज़ें छूटी नहीं है, है ना, सभी चीज़ मैंने शायद लगभग बता दी है। ठीक है, तो घर पे रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद, है ना।